नमस्कार साथियों। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपने मेरी पिछली क्लासेस देख ली होंगी। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने अवध सूबा के बारे में पढ़ लिया था और कंप्लीट हो गया था और हमारा सक्सेसर स्टेट्स जो है वो कंप्लीट हो गया था और अब हम शुरू करेंगे अपना रेबेल स्टेट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, आज बेसिकली हमको मराठा शुरू करना है, लेकिन सबसे पहले हम रेबेल स्टेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, फिर हम अपना मराठास से शुरू करते हैं रेबेल स्टेट्स को। रेबेल स्टेट्स, सक्सेसर स्टेट्स हमने पढ़ लिए, अब हम रेबेल स्टेट पढ़ा रहे हैं। रेबेल स्टेट्स में मराठास, सिख्स और जाट जैसे किंगडम हैं। इन लोगों में क्या खासियत है, क्यों इनको रेबेल स्टेट कहा जा रहा है? जैसा कि इनका नाम बता रहा है, रेबेल। तो ये लोग क्या करेंगे ना, रेबेल करेंगे, जो है अगेंस्ट किसके? मुगल्स के अगेंस्ट रेबेल करेंगे। तो इस इनका पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई ये कोई भी अपना टाइज जो है मुगल से पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अपना टाइज इन्होंने फॉर्मली ब्रोक ब्रोक कर दिया है। जैसे कि हमने सक्सेसर स्टेट में देखा था कि जो सक्सेसर स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंटली रूल तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी अपना जो टाइज है वो मुगल्स के साथ फॉर्मली नहीं तोड़ा था। बट यहाँ पे हमें रेबेल स्टेट में देखने को मिलेगा कि ये लोग जो है खुले तौर पर, फॉर्मल तौर पर मुगल से अपना सारा भाई जो भी कनेक्शन है वो सब खत्म कर देते हैं। कह देते कि भाई हम मुगल्स की अथॉरिटी को नहीं मानते, और प्लस वो क्या है, उनके खिलाफ लड़ेंगे भी। तो क्या है, अनाउंस देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया है कि भाई मुगल्स के साथ हम नहीं हैं। मुगल्स आर नॉट आर किंग, मुगल्स जो हैं वो हमारे किंग नहीं हैं। ये रेबेल स्टेट्स का सीधा मानना है। ठीक है। उसके बाद रेबेल स्टेट क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है वो रिबेल भी करेंगे अगेंस्ट मुगल्स के। रिबेल करने का मैं क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस वहां पे वॉर हमें देखने को मिलेगी, कंटिन्यूअस कैंपेन्स देखने को मिलेंगी जो कि अगेंस्ट होंगी मुगल्स के। तो दीज आर दी दिस इज द इंट्रो ऑफ रेबेल स्टेट। इतना इंट्रो काफी है, क्योंकि जब हम इनके अंदर डीपली पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम रेबेल स्टेट की बात करते हैं, जो कि है मराठास की। मराठास की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए जो मराठा रेबेल स्टेट की जब हम बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रेबेल स्टेट ये आ जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे। बाकी सिख और जाट्स में भी थोड़ा सा जाएंगे, बट इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे जितना कि हम मराठास में जाएंगे। ठीक है। तो मराठास जो है सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो रेबेल स्टेट था, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, कैंपेन की थी अगेंस्ट मुगल्स के खिलाफ। ठीक है। सारे रिबल स्टेट्स ने की थी, बट मराठास जो है वो आप कह सकते हो ना, पावर में सबसे ज्यादा जो है पावरफुल रिबल स्टेट थे। ठीक है। तो आप देखोगे पावरफुल रीजनल किंगडम में इसका नाम आता है। मतलब कि ये जो रिबेल स्टेट में जो मराठा है, ये जो रीजनल किंगडम जितने भी उदय हुए थे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बाद, उनमें से सबसे पावरफुल रीजनल किंगडम में इसका नाम आता है। ठीक है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप मराठा स्टेट की, मराठा एम्पायर की, मराठा किंगडम की जब जब आप ये बात करते हो कि इसकी नींव किसने रखी, इसको किसने फाउंड किया, तो दैट इज छत्रपति शिवाजी, 1627 to 1680। ठीक है। अब हम देख रहे हो कि जैसे कि हमने जब सक्सेसर स्टेट पढ़ा तो हम आगे तक आ गए थे। आगे तक आने का मतलब है जैसे कि हम जो है 18 सेंचुरी में आ गए थे। ठीक है। और हम कुछ कुछ में हम 19 सेंचुरी में भी चले गए। लेकिन यहाँ पे जब हम मराठा स्टेट की बात कर रहे हैं, अब आप देखिए ये फिर से हम 1627 में आ गए हैं, मतलब अभी औरंगजेब है। ठीक है। 1627 में शिवाजी हैं और 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो शिवाजी फाउंडेड द मराठा एम्पायर। अब क्या है, मराठा एम्पायर कैसे बना उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है जैसा कि मराठा एम्पायर का, तो वैसे ही हम बात करेंगे। तो राइज आउट सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल एम्पायर, ये कैसे राइज हुआ था? ये ऐसा एम्पायर था जो कि लगातार मुगल्स का विरोध करता रहा, और ये कब ये किंगडम बन गया, कब ये एम्पायर बन गया, ये चीज मतलब उसी लीनेज में हो गई कि भाई पहले ये थोड़ा छोटा छोटा इसने विरोध किया मुगल्स के खिलाफ, फिर ये धीरे धीरे उसी विरोध करते करते ये किंगडम में तब्दील हो गया, और ये धीरे धीरे एम्पायर में तब्दील हो गया। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है राइज आउट ऑफ सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल रूल। ठीक है। उसके बाद
शिवाजी 162780 की बात करें तो उन्होंने ये जो है मराठा स्टेट बनाया है। लेकिन भाई ऐसा है ना, आप एकदम से तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उठें और आप एक एम्पायर बना दें। आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत होगी। तो वैसे ही शिवाजी ने कुछ जो है कुछ लोगों का सपोर्ट लिया। उनमें से पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थी जिनको हम देशमुख कहते हैं। ये देशमुख देशमुख वर्ड जो है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम इन देशमुख की बात करेंगे, ठीक है। तो जो शिवाजी हैं उन्होंने किसका सपोर्ट लिया है? पावरफुल वॉरियर फैमिलीज। जैसा कि उनका नाम बता रही है, ये काफी पावरफुल हैं, प्लस वॉरियर हैं। वॉरियर माने ये जैसे ना मिलिट्री मैन टाइप लोग हैं। इनकी फैमिलीज का सपोर्ट लिया है, पावरफुल लोग हैं, ठीक है, इनके पास काफी मिलिट्री है, वॉरियर्स हैं। तो ये चीज है, इनका सपोर्ट लिया है। प्लस किसका सपोर्ट लिया है? ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट, जिनको हम खुनबीज या कुनबीज कहते हैं। मतलब कुछ भी आप कहते हो, कोई कोई खुनबीज कहता है, कोई कोई कुनबीज कहता है। तो ये दो लोगों का सपोर्ट लिया शिवाजी ने, और जो है मुगल्स के खिलाफ उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। मतलब उनके खिलाफ जो है कैंपेन करना उन्होंने शुरू किया। अब क्या है, शिवाजी की जब डेथ हो जाती है, देखो ऐसा है ना, जो अभी हम मराठा की जब हम बात करेंगे, मराठास की बात करेंगे, तो जो किंग रहेगा वो छत्रपति रहेगा, ठीक है। जो किंग रहेगा वो छत्रपति रहेगा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की जो चीज होगी वो होगी पेशवास, पेशवा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आगे चल के होगा क्या ना, कि जो ये छत्रपति हैं शिवाजी के बाद, और बेसिकली ताराबाई के बाद आप देखोगे साहू जी महाराज रहेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आप देखोगे कि जो छत्रपति हैं वो सिर्फ नाम के रह जाएंगे। और जो पेशवाज हैं, ऑन ग्राउंड पेशवास का रूल रहेगा, ठीक है। अभी ताराबाई, छत्रपति साहू जी महाराज सबकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये लोग जो है सिर्फ नाम के रहेंगे, छत्रपति नाम के रहेंगे, मराठा एम्पायर के किंग, किंग यही रहेंगे। बट जो है ऑन ग्राउंड कौन रूल करेगा? पेशवास। तो पेशवास जो है ना, एक आप कह सकते हो एक तरीके से, मतलब देखो मैच नहीं कर सकते हम सक्सेसर स्टेट से, लेकिन मुगल्स में जैसे सक्सेसर स्टेट्स थे उसी तरीके से पेशवास आगे चल के मराठास के लिए काम करने लगेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर हम। अब शिवाजी की डेथ के बाद क्या होता है? मराठा स्टेट होल्ड बाय अ चित्पवन ब्राह्मण्स, यही मैं पेशवा की बात करने जा रहा हूँ। देखो शिवाजी की डेथ हो गई है, उसके बाद हम देखेंगे किसका रूल बेसिकली रहेगा ऑन ग्राउंड पर? पेशवा का। तो हम उन्हीं पेशवा की बात कर रहे हैं। तो मराठा स्टेट है उसको जो है अब कौन संजो के रखना है, किसके पास, किसके हाथ में अब मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, किसके हाथ में मराठा एम्पायर की बागडोर है? चित्पवन ब्राह्मण फैमिली है, जो कि शिवाजी के एज ए सक्सेसर की तरह काम किए। मतलब कि शिवाजी के बाद ना इन्होंने ही रूल को संभाला है, दैट इज द पेशवास। और पेशवास जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा एम्पायर आप कह सकते हो। जैसे कि आपके मुगल में वजीर होते हैं, ठीक है, वैसे ही मराठा में पेशवा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ क्या बताने की कोशिश की गई है कि शिवाजी का रूल चल रहा है, शिवाजी की डेथ हुई। अब जो है रूल, मेन रूल, देखो छत्रपति अभी भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि छत्रपति नहीं रहेंगे, छत्रपति अभी भी रहेंगे, लेकिन मेन रूल जो है ऑन ग्राउंड रूल कौन करेगा? पेशवास करेंगे। जैसे कि पेशवा रघुनाथ राव, पेशवा बालाजी, पेशवा जी बालाजी बाजीराव। तो इस तरीके से पेशवास का नाम हम पढ़ेंगे, छत्रपति का नाम हम नहीं यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मेन रूल पेशवा ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना एक मोटा मोटा मुगल एम्पायर में जो जो चीजें हो रही हैं, कैसे मुगल एम्पायर एक्सपेंड हो रहा है, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिटवीन 1720 टू 61, ठीक है, तो मुगल एम्पायर जो अपने पीक पर है वो 1720 से 61 के बीच में है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि 61 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है, और उसके बाद जो है मुगल एम्पायर जो है वो इस हालत में नहीं होते कि उनको जो है सुपर पावर ऑफ इंडिया कहा जाए जैसे कि पहले थे। क्योंकि अब यहाँ से राइज होना किसका शुरू हो जाएगा? ब्रिटिशर्स का, ठीक है। मिड, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, मिड 18 सेंचुरी से ब्रिटिशर्स का राइज होना शुरू हो जाता है। तो 1761 तक जो है मराठास का रूल रहेगा, और वो भी चरम पर रहेगा। तो मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड 1720 टू 61 के अंदर क्या होगा? मराठा एम्पायर जो है वो एक्सपेंड करेगा।
और धीरे-धीरे क्या करेगा ये ना कि ये मुगल एम्पायर को धीरे-धीरे ग्रेजुअली कमज़ोर कर देगा और आखिरी में मुगल एम्पायर को भी अपने कंट्रोल में कर लेगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि 1754 में जो है मुगल जो है वो फॉर्मली जो हैं वो मराठास के संरक्षण में आ जाते हैं फॉर्मल तौर पर 1754 में। और आप ध्यान रखिए 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है, मराठास जो है यहाँ से डिक्लाइन कर जाते हैं। ठीक है, मराठास के हालांकि हम दो डिक्लाइन की बात करेंगे। ठीक है, दो डिक्लाइन हुए थे मराठा एम्पायर के लिए, तो एक शुरुआत में और एक लास्ट वाला। ठीक है, दोनों की हम बात करेंगे आगे चल के। बाय 1730s 1730 तक अगर आप देखो तो मराठा किंग रिकॉग्नाइज ओवरलॉर्ड इन द एंटायर डेक्कन। जैसे कि हमें पता है मराठास जो है वो बेसिकली ये वाला जो इंडिया का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये गुजरात, ये पार्ट है जो इसमें जो है इनका मेन हब है, आप सेंटर कह सकते हो ये। ठीक है, ये मालवा रीजन हो गया, ये गुजरात रीजन हो गया, ये महाराष्ट्र रीजन हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है इनका मराठास का गढ़ है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये जो गढ़ है तो आप देख रहे हो ये डेक्कन में है। तो धीरे धीरे आप देखोगे 1730s तक आते आते इनको होल ऑफ द डेक्कन में इनको ऐसा ओवरलॉर्ड मान लिया जाएगा कि भाई सबसे बड़ी पावर डेक्कन में कौन है, मराठा। ठीक है, और वो चीज हमें देखने को मिलेगी भी। अब यहाँ पे जब इनको डेक्कन में पूरे में ओवरलॉर्ड माना जा रहा है तो भाई अब इनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, मराठास को अपनी आगे की वॉर लड़नी है। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी लेना शुरू कर देंगे, दैट इज दी लाइक अ टैक्स। वो टैक्स है। तो पूरे रीजन से जो जो मराठा कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मराठा को ओवरलॉर्ड माना जा रहा है, वहां वहां से जो है मराठास चौथ और सरदेशमुखी लेना शुरू कर देंगे। चौथ और सरदेशमुखी क्या है ये भी आगे बात होगी। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मराठास का इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी हम और डीपर लेवल में जाएंगे मराठास में। 1737 में जैसा कि हम जब डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ रहे थे तब हमने ये प्रूफ्स में भी बात किया था, जब मैंने प्रूफ बताया था आपको। अगर आपको नहीं याद है या आपने नहीं देखा तो प्लीज पिछली क्लासेस जरूर आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ डिक्लाइन ऑफ मुगल में जब मैंने प्रूफ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल की बात करी तो वहां भी मैंने बताया था कि 1737 में मराठास जो हैं वो रेड करते हैं दिल्ली में और मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी प्रिजनर बना लेता है टेम्परेरी। कौन, बाजीराव। याद आया। तब 1739 में ट्रिटी होगी आके, ट्रिटी ऑफ भोपाल जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो आप वो चीज आप वहां पे देखिएगा, यहाँ पे भी लिखी है। तो 1737 रेडेड दिल्ली। आफ्टर दैट अब क्या हुआ ना कि एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी ये कि भाई मराठा जो कि बहुत ही बड़ा एम्पायर था, एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर माना जाता था, वहां के सेंटर पर एक दूसरा एम्पायर या दूसरा किंगडम ने आया और वहां के किंग को प्रिजनर बना लिया। सोचिए आप कितनी बड़ी बात होगी उस टाइम के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ, मराठास और ज्यादा राइज कर गए, लोगों में मराठास का नाम का और ज्यादा दबदबा हो गया। तो अब क्या होगा, मराठास और भी ज्यादा कैंपेन करेंगे। ठीक है, और वो और ज्यादा देशों में अपना कंट्रोल और ज्यादा किंगडम्स में अपना कंट्रोल बनाएंगे। जैसे कि हमें देखने को मिला, दे एक्सपेंडेड रैपिडली टू राजस्थान एंड पंजाब इन नॉर्थ, बंगाल एंड उड़ीसा इन ईस्ट, एंड कर्नाटका एंड तेलुगु इन साउथ। इन रीजन्स में भी ये जो है अपना जो है प्रोफाइल को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या कर लेते हैं, इन सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इन सब से टैक्स भी लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो रीजन है इन सब से टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रीजन है जिन पर कैंपेन किया और अपने कंट्रोल में ले लिया, कंट्रोल में लेने का मतलब अलग है और वहां पे रूल करने का मतलब अलग है। इन्होंने कंट्रोल में लिया, रूल नहीं किया। मतलब फॉर्मली मराठा एम्पायर में कभी भी नहीं मिलाया उनको, उन पर सिर्फ कंट्रोल किया, उनसे सिर्फ टैक्स लिया। ठीक है, दैट इज फायदा पूरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हाउएवर दीज वर फॉर्मली नॉट इंक्लूडेड इन मराठा एम्पायर।
बट दे कौन है? ये वाले जो रीजन्स हैं जिनको मराठास ने अपने कंट्रोल में किया था, दे पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवरेनिटी। तो वो ट्रिब्यूट देते थे मराठास को कि हाँ भाई हम आपकी सोवरेनिटी मानते हैं, आप जो कहेंगे वही यहाँ पे होगा, कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हाउएवर, हालांकि ये जो कैंपेन होंगी, ये जो कैंपेन की गई, ये जो मराठास ने कैंपेन की इन रीजन्स पर, ठीक है, या और दूसरे रीजन्स पर जहां जहां कैंपेन की, वो चीज आगे चल के बैकफायर करती है मराठा को। कैसे करती है बैकफायर? क्योंकि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये कोई भी रीजन या अदर किंगडम मराठास का साथ देने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से मराठा से मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, घृणा करते हैं वो मराठा नहीं चाहते कि मराठा जो है वो ऑल ओवर इंडिया एम्पायर बन जाए जैसे मुगल था, ठीक है। तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि ये जो कैंपेन की गई मराठास के द्वारा इन रीजन्स में, वो आगे चल के हॉस्टाइल साबित होंगी मराठास के लिए, और वो जो रीजन है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास का साथ नहीं देंगे। उसका रिजल्ट ये होगा, भाई जाहिर सी बात है, आपने जो है उनको कंट्रोल किया, उनसे टैक्स लिया, बट उन वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, वहां पे कोई विकास का काम नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया। तो भाई जाहिर सी बात है ना, कोई ऐसा किंग नहीं चाहेगा कि जो कोई ऐसा किंग या एम्पायर या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाएगा जहां पे टैक्स सिर्फ देना है आपको, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो लोग इसका साथ नहीं देते हैं, मराठास का साथ नहीं देते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। प्लस आपको ये भी देखने को मिलेगा, जब मैंने आपको अवध पढ़ाया था, अगर नहीं किसी ने देखा तो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा अवध स्टेट की, तो वहां भी मैंने बताया था कि जो आपका क्या नाम था इसका, सादत अली खान, हाँ सादत अली खान नहीं, सॉरी, क्या नाम था उसका, देखो उसका नाम शुजा उद्दौला था। तो जो शुजा उद्दौला था वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आप देखोगे कि वो जो है अब्दाली का साथ देता हुआ नजर आएगा, मराठास का नहीं, क्योंकि वो मराठास को कमजोर करना चाहता था। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जो रीजन्स थे, अदर रीजन्स थे, ये हॉस्टाइल थे टूवर्ड्स मराठास, ठीक है। अब अगली चीज क्या है? मराठा डेवलप एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मराठास ने एक बढ़िया जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको डेवलप किया। अब आपको यहाँ पे ना दो चीज ध्यान रखनी है। जब मैं एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलता हूँ, तो एफिशिएंट ना दो तरीके से इसका मीनिंग निकल के आता है कि एफिशिएंट टूवर्ड्स किंगडम है, या एफिशिएंट टूवर्ड्स सब्जेक्ट्स है। मतलब कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से किंगडम को फायदा हो रहा है, या उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से प्रजा को फायदा हो रहा है। तो अब हम ये चीज आगे चल के देखेंगे कि कौन से वाले एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो मराठा डेवलप एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर मिलिट्री कैंपेन व्हेन मराठा किंगडम वॉज सेक्योर। तो मराठास, इसका मतलब क्या हो, मराठास जो है ये एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कब डेवलप करेंगे? भाई जब वो अपना हर जगह कैंपेन कर लेंगे, ठीक है। अब हर जगह उनको ओवरलॉर्ड माना जा रहा है, अब उनका एम्पायर स्टेबल है, अब वो सबसे किंग टैक्स ले रहे हैं, तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टेब्लिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, आफ्टर मिलिट्री कैंपेन व्हेन मराठा किंगडम वाज सिक्योर, ग्रेजुअली रेवेन्यू वाज डिमांडेड अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस। अब क्या होगा, जब एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेब्लिश हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और प्लस मराठास जो है वो कैंपेन कर लेंगे, तो देखो, मराठा एम्पायर की जब हम बात करेंगे ना, तो मराठा एम्पायर को दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक स्वराज और एक साम्राज्य। स्वराज वो था जहां पे जो ओरिजिनल मराठा हैं, जिन्होंने ओरिजिन किया है, ठीक है, ऐसा नहीं मराठा सब में रूल कर रहे हैं, बट स्वराज में वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज लागू करेंगे।
लेकिन साम्राज्य में वो क्या करेंगे, वो टैक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के डेवलपमेंट्स उन्हें मतलब नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। तो ग्रेजुअली रेवेन्यू वाज डिमांडेड अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशन। तो वो जो उनका स्वराज वाला इलाका है, उसकी मैं बात यहाँ पे बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पे टैक्स को मांगेंगे, सर्वे करेंगे, लोकल कंडीशंस देखेंगे, उस हिसाब से वो लोग जो है उस पर टैक्स डिमांड करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, वो स्वराज वाले पार्ट में उनका मेन सेंटर है, तो वहां पे वो डेवलपमेंट भी देखेंगे, सारी चीज देखेंगे। साम्राज्य में नहीं देखेंगे। साम्राज्य में हमें देखने को मिलेगा वहां पे मराठा चीफ्स लोग रूल करेंगे, और मराठा चीफ्स कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, बट कहीं कहीं पे मराठा चीफ्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो हम आगे की बात करेंगे, वो भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया से बता दूंगा, हर एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी एकदम। फिर उसके बाद अब जब उन्होंने रेवेन्यू डिमांड करना शुरू किया, ठीक है, मराठा चीफ्स, देखो अभी मैं बात कर रहा था, मराठा चीफ्स भी अपना रेवेन्यू डिमांड शुरू करेंगे अपने अपने रीजन में। ठीक है, यहाँ पे पेशवा और छत्रपति लोग स्वराज्य में अपना रेवेन्यू वगैरह डिमांड करेंगे। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा, जो मराठा चीफ्स थे जैसे कि सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, ये काफी पावरफुल आर्मी को रेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, प्लस इनको उतना ज्यादा वहां पे भाई डेवलपमेंट भी नहीं देखना है। ठीक है, और इनको अलग अलग रीजन से चौथ सरदेशमुखी टैक्स मिल रहा है, तो पैसे की कमी नहीं है, जिस वजह से ये काफी पावरफुल आर्मी जो है वो डेवलप कर लेंगे अपनी। कौन? ये जो रीजन, जो अदर रीजन में मराठा चीफ्स हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर। अब इसी जो मराठा एम्पायर है, इसमें एक मालवा रीजन है। बेसिकली ये कौन सा रीजन है, ये आज की डेट का मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट राजस्थान का, कुछ पार्ट यूपी का, मतलब सदर्न पार्ट, तो ये सब मिला के जो है मालवा रीजन बन रहा है। तो ये जो मालवा रीजन है, ये काफी प्रॉस्परस रीजन है। यहाँ पे उज्जैन जो है वो अंडर सिंधिया है, और इंदौर जो है वो अंदर होलकर है। देखेंगे आप, ये मराठ एमपी में है, मध्य प्रदेश आज की डेट में। तो ये जो सिटीज हैं काफी बड़ी हैं, काफी प्रॉस्परस है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ की अ, भूमि फर्टाइल है, हर एक चीज है। ठीक है, यहाँ से तो ये सब चीजों की वजह से क्या है, ये सिटी जो है काफी लार्ज और प्रॉस्परस है। यहाँ पे कल्चरल कल्चर सारी चीज सेंटर है, ये एक चीज का देखो यहाँ लिखा है ना, फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल एंड कल्चरल कल्चरल सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये मराठा एम्पायर का एक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। ठीक है, हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन कल से बढ़िया लगे, क्योंकि ये सब चीजें ना, ये देखिए फैक्ट टाइप की चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये ऐसी चीजें हैं कि आप को जब मैं पूरा मराठा एम्पायर पढ़ा दूंगा, तो ये चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चली जाएंगी, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और अगली क्लास में फिर हम जो है मराठास के राइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।